हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले मुगल एम्पायर के बारे में। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर मुगल्स थे कौन, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल रूलर्स के बारे में, इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कौन सबसे पहले रूलर्स थे और इनमें रूल होता कैसे था, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस थी, कौन कौन सी पोस्ट होती थी, कौन कौन से ऑफिसर्स होते थे, क्या क्या काम होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आखिर इसका एंड कैसे हुआ। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं द मुगल्स 16th टू 17th सेंचुरी। जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स है, जैसे क्लास 6 में हमने पढ़ा, तो वो भी हमने एकदम ऐसे सीरियल वाइज पढ़ा कि हंटिंग गैदरिंग हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विलेजेस डेवलप हुए, सिटीज़ डेवलप हुई, ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँचे, गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर तक हमने बात करी। फिर क्लास 7 की जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने काय की बात करी, इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमने बात करी कि जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनकी बात करी, ठीक है। 7 टू 12 सेंचुरी की बात करी थी उसमें। फिर दिल्ली सल्तनत आती है 12 टू 15 सेंचुरी, और फिर 16 टू 17 सेंचुरी मुगल्स। तो यहाँ पर बिल्कुल सीरियल वाइज हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हुआ था, इंसिडेंट्स एग्जैक्टली। तो 16th सेंचुरी से लगाकर 17th तक क्या था, मुगल एम्पायर था, मुगल का रूल था। आखिर मुगल्स थे कौन? तो ये जो मुगल्स थे ये डिसेंडेंट्स थे। डिसेंडेंट्स यानी कि वंशज थे। किसके वंशज थे? दो ग्रेट लीनिएज यानी कि दो ग्रेट एंसेस्ट्रीज के। कौन कौन सी एंसेस्ट्री? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकी मदर की साइड से ये मंगोल के वंशज थे। मंगोल में कौन? चंगेज खान। चंगेज खान जिसकी मृत्यु हुई थी 1227 में, ठीक है। अब चंगेज खान जो था वो मंगोल रूलर था, जिसने कहाँ पर रूल किया था? चाइना और सेंट्रल एशिया में। चाइना और सेंट्रल एशिया में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इनकी एंसेस्ट्री की बात करें तो इनके फादर की साइड से ये तैमूर के वंशज थे। तैमूर जिसकी मृत्यु हुई थी 1404 में, ठीक है। तैमूर के वंशज थे और इसने कहाँ पर रूल किया था? ईरान, इराक, टर्की, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर रूल किया था तैमूर ने, ठीक है। और ये जो मुगल्स हैं ये खुद को मंगोल कहना पसंद नहीं करते, यानी कि अपनी मंगोल डायनेस्टी, मंगोल एंसेस्ट्री पर ये गर्व नहीं करते हैं। ये अपनी तैमूर एंसेस्ट्री पर गर्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो चंगेज खान की मेमोरीज है वो जुड़ी हुई है मैसेकर से, लोगों की मृत्यु से, इस तरीके से इसकी मेमोरीज हैं। और साथ ही इसका कनेक्शन उज़्बेक्स के साथ भी है। उज़्बेक्स जो कि मुगल्स के कौन है? मंगोल कॉम्पिटिटर्स हैं उज़्बेक्स। तो अपने कॉम्पिटिटर वाले जो एंसेस्ट्री है उस पर ये कैसे गर्व करेंगे? इनका कनेक्शन उज़्बेक के साथ था, और उज़्बेक्स तो मुगल्स के दुश्मन हैं। तो इसीलिए ये अपनी तैमूर एंसेस्ट्री पर प्राउड करते हैं। और तैमूर एंसेस्ट्री पर इसलिए भी प्राउड करते हैं क्योंकि इन्होंने दिल्ली को कब कैप्चर किया था? इन्होंने दिल्ली को भी कैप्चर किया था 1398 में, ठीक है। और तो और ये अपनी तैमूर एंसेस्ट्री, अपनी जो जीनियोलॉजी है, अपनी फैमिली एंसेस्ट्री को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पिक्टोरियली, यानी कि अपने और अपने तैमूर वंशज, अपने तैमूर एंसेस्टर्स के पिक्चर्स साथ में बनवाते हैं। इस तरीके से अपनी फैमिली एंसेस्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तैमूर एंसेस्ट्री को। यहाँ तक बात कर रहे थे कि मुगल्स कौन थे? डिसेंडेंट थे मंगोल और तैमूर के, लेकिन ये तैमूर एंसेस्ट्री पर प्राउड करते थे। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम जान लेते हैं इसके बाद शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट रूलर कौन था? तो सबसे फर्स्ट जो मुगल रूलर था वो था बाबर, ठीक है। बाबर ने रूल किया सब कॉन्टिनेंट पर 1526 से लगाकर 1530 तक, ठीक है। लेकिन ये सबसे पहले रूलर बना कब था? तो ये बना था जब ये 12 साल का था। 12 साल की एज में बाबर रूलर बन गया था। कहाँ का? फरगाना का रूलर बना था सबसे पहले ये,
ठीक है। इसके बाद जो उज़्बेक्स थे जिनकी अभी हमने बात करी, चंगेज़ खान का जिनके साथ कनेक्शन था, उनने हमला किया तो इन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। और फिर इसके बाद ये 12 साल के थे, तो यहाँ पर 1494 में ये बने थे रूलर फेरघाना के। फिर इन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी क्योंकि मंगोल ने आक्रमण कर दिया था। कौन से? उज़्बेक्स ने आक्रमण कर दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने काबुल पर कब्जा किया 1504 में, और दिल्ली को कैप्चर किया। इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया 1526 में। कैसे किया? 1526 तक तो दिल्ली सुल्तान का रूल था। तो फिर क्या हुआ, जो दिल्ली सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसके साथ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है पानीपत की लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिस दिल्ली सल्तनत यहाँ पर खत्म होती है और मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल की शुरुआत यहाँ पर शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। बाबर की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर रूल कैसे होता था, बाबर के बाद कैसे रूलर्स बनते थे? तो ये जो थे प्रीजेनिचर वाला जो सिस्टम था इसे फॉलो नहीं करते थे। प्रीजेनिचर का मतलब होता है जो रूलर है उसके बाद उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा, और यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर कोपार्सनरी सिस्टम था, कोपार्सनरी इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो रूलर है उसके सारे बेटों में क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी का डिवीजन हो जाएगा। तो ये जो मुगल्स थे वो इस पर बिलीव करते थे। किस पर? कोपार्सनरी इनहेरिटेंस पर। प्रीजेनिचर यानी कि बड़ा बेटा रूलर बनेगा, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रूल होता था। बाबर के बारे में हमने जान लिया। अब रूल कैसे होता था, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या प्रोसेस होती थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी रिलेशन की। तो मुगल जो थे उनका कई राजाओं के साथ रिलेशन बना। कैसे बना? जो मुगल जैसे जैसे इनका साम्राज्य फैलता गया तो इन्होंने कई सारे एरियाज को कैप्चर किया। कुछ जो रूलर्स थे उन्होंने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, इनकी मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया और इनके साथ रिलेशन बनाए। कैसे बनाए? अपनी बेटियों का विवाह कर देते थे। जैसे कि राजपूत की बात करें अगर हम, राजपूत, तो कुछ जो राजपूत थे उन्होंने अपनी डॉटर्स का मैरिज कर दिया मुगल्स के साथ, लेकिन कुछ राजपूत ने अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं की। जैसे अगर हम बात करें सिसोदिया राजपूत की, जो मेवाड़ के रूलर्स थे, इन्होंने अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन फिर ये हार जाते हैं मुगल से। लेकिन इसके बावजूद मुगल इन्हें अशेम्ड फील नहीं करवाती है, रिस्पेक्ट के साथ इन्हें ट्रीट करती हैं और इन्हें अपनी वतन जागीर वापस दे देती हैं। वतन जागीर यानी कि जो इनकी लैंड थी वो इन्हें वापस मिल जाती है। यहाँ पर पोस्ट कैसे डिसाइड करते थे? ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है तो रूल कैसे होगा? एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो वो कैसे होता था? जो दूसरे रूलर्स थे, दूसरी फैमिलीज के रूलर्स, उनके साथ इनका कैसा रिलेशन रहा वो अभी हम जानेंगे। जो मुगल्स थे वो जैसे जैसे अपना साम्राज्य फैला रहे थे तो कुछ रीजन्स को भी वो कैप्चर कर रहे थे और वहाँ के जो भी रूलर्स थे उनको अपनी सर्विस में इन्होंने इंक्लूड कर दिया। कैसे इंक्लूड किया? उनको मनसबदार बना दिया गया। जैसे राजपूत, मराठास, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, ये सभी जो थे और भी डिफरेंट अदर रूलर जो थे उनको अपनी अथॉरिटी में इन्होंने मिला लिया। कैसे मिलाया? उनको मनसबदार बना दिया गया। मनसबदार की एक रैंक होती थी जिसे मनसब कहा जाता था, यानी कि हर मनसबदार एक मनसब होल्ड करता था, मनसब। ठीक है, और मनसबदार जो होता था उनकी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी और ये जो रैंक होती थी मनसब, इसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी डिसाइड की जाती थी और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाती थी। अब यहाँ पर इनको सैलरी कितनी मिलेगी वो जट पर डिपेंड करता है। जट क्या होता है? जट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नंबर है जिसका जट जितना ज़्यादा होगा, जिस मनसबदार का जट जितना ज़्यादा होगा उसे उतनी ज़्यादा सैलरी दी जाएगी और उतनी ज़्यादा उसको वैल्यूएबल माना जाएगा, जितना जट जिसका ज़्यादा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है?
अब इनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर होती क्या थी? तो सबसे पहले जो कावलरी मैन थे उनको उनका रिव्यू लेना, ठीक है, उनको रिव्यू के लिए लाना। फिर उसके बाद क्या करना, जो हॉर्सेस होते थे उन्हें ब्रांडेड करना, यानी कि सील लगवाना ऑफिशियल। और तीसरा काम होता था मनी रिसीव करना, क्योंकि इनको सैलरी भी तो देनी है, मनी रिसीव करना सैलरी देने के लिए इन सोल्जर्स को, ठीक है। ये सब कुछ मनसबदार के अंडर में है, तो इनको सैलरी देने के लिए। अब यहाँ पर हमने देखा कुछ मनसबदार को मनी के रूप में इनकी सैलरी मिल रही थी, लेकिन कुछ मनसबदार जो होते थे उन्हें ज़मीन दे दी जाती थी कि आप यहाँ से जो भी टैक्स कलेक्ट करेंगे वो आपका रह जाएगा, और इसमें से आप सैलरी भी पे कर दीजिए अपनी जो मिलिट्री है वहाँ पर। तो उन्हें हम कहते हैं जागीरदार, ठीक है, जिन्हें जागीर दी जाती थी। जैसे इक्ता वाला सिस्टम चलता था, तो इक्ता में क्या होता था, जो इक्तादार होते थे वो वहीं पे रहते थे, लेकिन ये जो जागीरदार होते हैं ये यहीं पर नहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं, केवल यहाँ से टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो इनके सर्वेंट होते हैं वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। और ये जो सिस्टम था टैक्स कलेक्शन वाला, ये अकबर के रेन में अगर हम बात करें, अकबर्स रेन यानी कि अकबर के शासन काल में, तो ये सिस्टम बहुत केयरफुली इसका कैलकुलेशन किया जाता था, जो रेवेन्यू कलेक्शन था। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उनकी सैलरी के बराबर है, इनकी फेयर ट्रीटमेंट है। लेकिन औरंगजेब के टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी हमें फेयर ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मनसबदार की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी लेकिन ज़मीन बहुत कम थी। तो जो मनसबदार को रेवेन्यू मिल रहा था वो कम था एज एक्सपेक्टेड, यानी कि उनकी जो सैलरी होनी चाहिए थी ऑफिशियली, जितना मनी ग्रांट किया गया है उस अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी। तो वो ज़बरदस्ती ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पीजेंट्स से, जिस वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ता था, पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था ये प्रॉब्लम। यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगर हम बात करें और भी चीज़ों की, जैसे कि ज़मींदार की, तो ये ज़मींदार कौन होते थे? जो मुगल हैं उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है। और टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो पीजेंट्स होते थे वो किसको टैक्स देते थे? जो गांव का मुखिया या जो हेडमैन होता था, जिसे ज़मींदार कहा जाता था, उससे टैक्स फिर मुगल्स ले लेते थे। यानी कि मिडिल मैन की तरह कौन काम करते थे? यहाँ पर ज़मींदार काम करते थे। यहाँ तक बात करें, जो कि हेडमैन या चिफ्टेंस होते थे, इनके मुखिया होते थे, या मुख्य जो पावरफुल मैन होते थे वो होते थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो रेवेन्यू ऑफिसर थे, रेवेन्यू ऑफिसर टोडरमल, टोडरमल, तो इन्होंने क्या किया है, केयरफुल सर्वे किया। सर्वे में क्या किया, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पीजेंट्स के जो फील्ड है, क्रॉप है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कि क्या उन क्रॉप्स की प्राइजेस है, और कितना एरिया कल्टीवेट किया गया है। पूरा 10 साल का रिकॉर्ड इन्होंने ले लिया, 1570 से लगाकर 1580 तक का, जिस वजह से उन्हें पता चला कि कौन सी प्राइस के ऊपर कितना टैक्स लेना सही होगा। इस वजह से हर एक जो हम कह सकते प्रोविंस होता था, प्रांत होते थे, उनमें अलग अलग रेवेन्यू के लिए शेड्यूल्स बनाए गए। और ये जो रेवेन्यू सिस्टम होता था, रेवेन्यू सिस्टम होता था, इसे क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? लेकिन कई बार क्या होता था, ये जो जमींदार होते थे इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता था, यानी कि मुगल जो थे इन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। तो कई बार जमींदार और पीजेंट्स मिलके इनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, रिवोल्ट भी करते थे, जिस वजह से उनकी स्टेबिलिटी को, मुगल्स की स्टेबिलिटी को यहाँ पर चैलेंज फेस करना पड़ा। फिर मुगल एंसेस्ट्री, मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? तो कई सारे जो इंटरनेशनल विजिटर्स हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत अच्छी कंडीशन देखने को मिलती है, कि डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, बहुत फेबल्ड लैंड है, यानी कि जिसके बारे में बातें की जाती है कि बहुत वेल्दी लैंड है। लेकिन उसके अलावा कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिलता है कि इतना अच्छा साम्राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पर ग्लेरिंग सिचुएशन थी, यानी कि इजीली नोटिसेबल सिचुएशन थी, जो गरीब लोगों की स्थिति थी, बहुत दयनीय स्थिति गरीब लोगों की थी। यहाँ पर उन्हें बहुत एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ जो एलाइट्स होते थे उन्हें इतनी पावर मिल चुकी थी कि वो अपने अपने अलग अलग एम्पायर, अलग अलग जगह पर रूल करने लगे थे, खुद को रूलर मानने लगे थे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर कुछ प्रोविंसेस में, कुछ एरियाज में अलग अलग डायनेस्टीज की शुरुआत हो गई, और यहाँ पर एंड हो जाता है मुगल एम्पायर का। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।